हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कर चुके थे। उसके सिग्निफिकेंस लिखवाने बाकी थे। बोले तो बहुत बार थे, मैंने लास्ट टाइम रिपीट किए थे लास्ट क्लास में बहुत सारे टाइम। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के सिग्निफिकेंस करेंगे। उसके बाद क्वांटम मॉडल स्टार्ट करेंगे। क्वांटम मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे तक बहुत काम आएगा। आगे तक इन द सेंस, अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप 11th या 12th में हैं, तो आपको फर्दर अगर आप साइंस लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और अगर ग्रेजुएशन में है या मास्टर्स में है तब तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी किसी की भी, तो भी उसमें ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अब ये जो क्वांटम मॉडल है ये ही मॉडर्न मॉडल है एटम का। और इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा समझ चाहिए एटम के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस of Heisenberg uncertainty principle। देखिए, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये अनसर्टेनिटी बताता है कि एटम की अगर हम पोजीशन एग्जैक्ट पता कर सकते हैं तो हम वेलोसिटी या मोमेंटम उसका नहीं बता सकते। ठीक है, और अगर हम उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम बता पा रहे हैं तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पा रहे। ठीक है, तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस यही है कि जो इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डेफिनेट पाथ में घूम रहा है, सबको पता है। डेफिनेट उसकी ट्रेजेक्टरी है, सबको पता है। लेकिन ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे जो पार्टिकल हैं उनकी एक पर्टिकुलर क्या है, पाथ है, उनकी एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी है, उनकी एक पर्टिकुलर पोजीशन है। लेकिन उनकी वेलोसिटी और पोजीशन नहीं बताई जा सकती, चाहे कुछ भी कर लो। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन और velocity of an electron or electron like particle in same time और simultaneously। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, हम लिखेंगे फर्स्ट है सिग्निफिकेंस है। तो पहला हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, शॉर्ट में लिख लिया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल is that it it rules out इट, ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन है, रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रेजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन और अदर सिमिलर पार्टिकल और अदर सिमिलर पार्टिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक घूमता फिरता नाचता बच्चा है जो जिसके पास वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। मतलब एक ऐसा शैतान बच्चा है जो नाचते हुए चलता है, या फिर कह सकते हैं कि कोई ड्रंकन पर्सन है, वो झूमते हुए चल रहा है, चल भी रहा है, झूम भी रहा है, वाइब्रेट भी हो रहा है, वेव फंक्शन भी वेव्स भी है, लहरें खाते हुए जा रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसा आदमी है या ऐसा बच्चा है जो झूमते नाचते हुए जा रहा है, लेकिन वो
एक डेफिनेट पाथ पे जा रहा है, डेफिनेट ट्रेजेक्टरी है, मतलब ये अगर हमारा एटम है तो इलेक्ट्रॉन हमारे इसी पाथ पे जा रहा है, चाहे जैसे जा रहा है, ठीक है, वो इसी पाथ पे जा रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस डेफिनेट है, इसी पाथ पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। कि अगर दो शेल्स हैं, एक एटम में दो शेल्स है, तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑन दिस लेवल और ऑन दिस शेल, मतलब कि शेल पे ही इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना होती है, नॉट बिटवीन दीज शेल्स, इन बिटवीन शेल के बीच में कोई संभावना नहीं होती। तो फिर क्या है कि इनका एक पर्टिकुलर पाथ है, पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी है, एग्जिस्टेंस है, उसी पे ये घूमते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो बताया उन्होंने, तो ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन क्या है, ठीक है। ट्रेजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स क्या कहते हैं, लोकेशन एंड वेलोसिटी। ट्रेजेक्टरी किसी इलेक्ट्रॉन की अगर फाइंड आउट करनी हो तो हमें लोकेशन और वेलोसिटी चाहिए। लोकेशन मतलब पोजीशन चाहिए, पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली हम नहीं बता सकते, लेकिन हमें ये पता है कि ये यहाँ है, इस पर्टिकुलर पाथ में है, इस पर्टिकुलर जगह पे रहेगा, लेकिन कहाँ है उस पाथ में ये नहीं पता रहता। तो इसको लिख सकते हैं, पोजीशन एंड लोकेशन, सॉरी पोजीशन और लोकेशन तो एक ही बात होगी, पोजीशन एंड इट्स पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज फिक्स्ड, बट पोजीशन और वेलोसिटी पार्टिकल की फिक्स रहेगी, तो वो फिक्स करेगी इसकी ट्रेजेक्टरी, फिक्स जो पोजीशन है, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, वो फिक्स करेगी किसकी, पार्टिकल की। पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज फिक्स्ड, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, इज पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फिक्स्ड इट्स ट्रेजेक्टरी, ये सही आएगा, ठीक है। ट्रेजेक्टरी, जो पोजीशन है और वेलोसिटी है वो पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी को फिक्स कर देगी, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन simultaneously both, but it is not possible to find position and velocity of particle in same time या simultaneously, एक साथ उनकी पोजीशन और वेलोसिटी नहीं बताई जा सकती, ठीक है। ये है फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है? सेकंड सिग्निफिकेंस ये है, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है फॉर, वो केवल सिग्निफिकेंट है फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। केवल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए में हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिख सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ओनली इफेक्टिव फॉर, या फिर बुकिश लैंग्वेज लिख लें तो
significant for is only significant for माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 मीटर से जो छोटे हों साइज। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स देन मैक्रोस्कोपिक। देन ये लास्ट लाइन दिख रही है, इसके नीचे लिखते देन मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। देन नहीं लिखेंगे बट नॉट लिख देंगे। बट नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए नहीं है, केवल किसके लिए है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के। इसकी प्रूविंग दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। तो जब हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को डील करते हैं तो वेलोसिटी और जो पोजीशन का प्रोडक्ट होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। मास जिसका बहुत कम है, वेलोसिटी और पोजीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो यही दो पॉइंट हैं। अगर हम मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल या मिलीग्राम वाले ऐसे कोई चीज़ ले लेते हैं, ग्राम वाला तो मतलब सोचना ही नहीं, इतना बड़ा पार्टिकल हम उसका कहाँ चेक करेंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स का। अगर हम मिलीग्राम जैसा कुछ ले लेते हैं तो हेवियर ऑब्जेक्ट होंगे, तो उनका जो अनसर्टेनिटी होगी वो हार्डली ऑफ एनी रियल कॉन्सिक्वेंसेस। तो उनकी अनसर्टेनिटी फाइंड आउट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट मतलब वो रियल में समझ में नहीं आएंगे कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो केवल हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में ही ऐसी अनसर्टेनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ें लेते हैं तो इसको लिख लीजिए, उसको फिर समझा देते हैं। इलेक्ट्रॉन जैसी चीज़ें लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मास क्या है? 9.1 10⁻⁻, कितना होता है? -31 kg या -27 ग्राम, ठीक है। तो इतने छोटे पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी का अगर हम निकालेंगे, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट निकालेंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? h/4πm के बराबर हो जाएगा। और वो जो आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो अबाउट 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। तो इसका मतलब कि अगर कोई फाइंड आउट करना चाहेगा एग्जैक्ट पोजीशन तो वेलोसिटी नहीं फाइंड कर पाएगा। अगर वेलोसिटी फाइंड करना चाहेगा तो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं फाइंड। ये हो गया, इसको रब करके थर्ड लिख लेते हैं। इसको रब करते हैं। तो अगर इफ वी आर डीलिंग विथ थर्ड, इफ वी आर डीलिंग विथ
कौन से पार्टिकल्स? हेवियर पार्टिकल। अगर हम हेवियर पार्टिकल्स के साथ डील कर रहे हैं तो क्या होगा? द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी, जो उनसे रिलेटेड अनसर्टेनिटी होगी, द एसोसिएटेड अनसर्टेनिटी, जो हेवियर पार्टिकल से रिलेटेड अनसर्टेनिटी होगी, आर हार्डली ऑफ एनी, आर हार्डली ऑफ एनी रियल कॉन्सिक्वेंसेस, उनका रियल में कोई वजूद नहीं होगा, बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। लास्ट लिखेंगे। ठीक है, उनका वजूद या परिणाम, आउटकम देखने में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कोई एक आध एक्सेप्शन मिल जाए तो उसकी बात अलग होगी, अभी तक तो नहीं है। ठीक है, होता तो बुक में ज़रूर दिया होता। तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो जो पोजीशन है और मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट द इलेक्ट्रॉन हैज़ एट गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम। ठीक है, तो उसको नहीं लिखते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने वो बात बोल दी है कि उसको पोजीशन और मोमेंटम बोलने की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको हम बोल सकते हैं। अनसर्टेनिटी की जगह हम प्रोबेबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम ये कहेंगे कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की और इतनी प्रोबेबिलिटी है इसके मोमेंटम के होने की। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी टर्म यूज़ करेंगे अनसर्टेनिटी की जगह। तो ये हो गए थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, या सॉरी सिग्निफिकेंट हो गए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। अब हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। ठीक है, इसको रब करते हैं। खुद से हो गया होगा। लास्ट पॉइंट लिखवा दें क्या? लिखवा देते हैं, एक लाइन है वो लिख लेते हैं, फिर इसको, नहीं तो एक चीज़ रह जाएगी, नोट करके लिख लो। द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ पार्टिकल आर, या पार्टिकल्स आर considered in terms of probability। वो किसके टर्म में? प्रोबेबिलिटी के टर्म में कहे जाने लगेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन या पार्टिकल
कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स में बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन considered the position and momentum of particles are considered in terms of probability of particles, ठीक है। has probability of particle at a given position and momentum, at a given position और मोमेंटम। तो कहने का मतलब ये है कि जो पोजीशन है मोमेंटम की नहीं, पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की या मोमेंटम है, वो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कहे जाने लगेंगे, कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स एट अ गिवन पोजीशन एंड मोमेंटम। जिनकी पोजीशन और गिवन होगी, मोमेंटम गिवन होगी, तो उनकी प्रोबेबिलिटी बताई जाएगी कि क्या है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना इतनी है और यहाँ इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो इस टर्म में बात करने लगेंगे। हो गया ये। अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे। होप सो लिख गया होगा, इसको रब करते बहुत टाइम ले दिया इसके लिए। तो ये कहानी है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की, वो सुननी है। ठीक है, लास्ट से पहले वाली क्लास में मैंने इलेक्ट्रॉन बताया था कैसे घूम रहा है, 4-5 तरह से आपने देखा होता है पिक्चर्स में, बुक के ऊपर, कभी कभी बुक के अंदर, जो बुक पढ़ते हैं उनके लिए, और जिन्होंने कहीं और पढ़ा हो या कहीं और देखा हो, उनको इंटरेस्ट हो कि मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, तो बहुत सारे वीडियोस भी पढ़े हैं। तो उन्होंने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन जब शो करते हैं ना कि मूव कर रहा है, हाँ, तो मतलब एटम के आसपास कैसे कैसे मूव कर रहा है, तो उसके बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, एक तरह का नहीं होता है। तो उन सारे इलेक्ट्रॉन के घूमने का कंबाइंड अगर आप पाथ अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हो, वो कोई नहीं दिखा, वो सारा एक चीज़ हम देख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वो हम केवल इमेजिन कर पाएंगे, और वो मतलब किसी चीज़ को 3D में देखना, किसी चीज़ को 1D में देखना, किसी चीज़ को 2D में देखना, उसके रिस्पेक्ट में हम अपने दिमाग में हज़ारों डी के रिस्पेक्ट में अपने दिमाग में वो व्यू सोच सकते हैं, ठीक है। हम आँखों से वो चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं 3D से ज़्यादा कुछ। अगर 4D में कर भी पा रहे हैं तो हम उसको व्यू कर रहे हैं 3D में, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है कि वो जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो दिमाग में ही हम समझ सकते हैं कि कैसे कैसे मूव हो रहा होगा। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की कहानी यहाँ से शुरू हुई, जो हमारा क्लासिकल मॉडल था, ठीक है। तो वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में बहुत सारी बातें कर रहा था, उनकी वेलोसिटी, उनकी पोजीशन, सब के बारे में, जो न्यूटन ने दी थी, ठीक है, जो न्यूटन्स के लॉ पर बेस्ड थी। तो बहुत सारे माइक्रो, हम बॉल के बारे में बात कर रहे थे, हम कार के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे, रॉकेट के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो क्वांटम की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम लोग जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं, जो जैसे पॉइंट या पॉइंट से भी छोटे, 10⁻⁹ मीटर्स जिनकी रेडियस हो, 10⁻⁶ जिनकी रेडियस हो, तो ऐसे एटम्स के बारे में नहीं समझ पा रहे थे, ठीक है। ऐसे पार्टिकल्स के बारे में नहीं समझ पा रहे थे। तो इन सब को समझने के लिए क्या आया, तो हमें क्लासिकल मैकेनिकल को इग्नोर करना पड़ा। ये सब हमें डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर नहीं बता पा रहे थे। ये अगर हमको बॉल घूमती हुई दिख रही थी तो बस घूमती हुई दिख रही थी, उसकी हम पोजीशन बता सकते थे, लेकिन उसका हम वेव नेचर नहीं बता सकते थे। कार हमारी चल रही थी रोड पे तो चल रही थी, हम उसका चलते हुए दिखा रहे थे, लेकिन हम उसका वेव नेचर नहीं बता पा रहे थे। रॉकेट हमारा सीधे ही जा रहा था और उसका हम वेव नेचर नहीं बता पा रहे थे। लेकिन
जब हमने समझा, डी ब्रोगली ने बताया कि मैटर जो है वो डुअल नेचर शो करता है, वेव और पार्टिकल दोनों की तरह शो करता है, तब हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की ज़रूरत पड़ी। जब हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की ज़रूरत पड़ी तो हमने बताया कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी होता है, जिसमें हम पर्टिकुलर पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की पोजीशन नहीं बता पा रहे हैं, हम केवल एक टाइम में या तो पोजीशन बता पा रहे हैं या तो हम वेलोसिटी या मोमेंटम बता पा रहे हैं। ठीक है, तो जब इतने छोटे पार्टिकल्स की ज़रूरत पड़ी, इतने छोटे पार्टिकल्स फाइंड आउट करे जाने लगे, तो उनके बिहेवियर को समझने के लिए हम लोगों ने या फिर साइंटिस्ट ने इजाद की या डिस्कवर किया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझने के पहले ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें बिहेवियर ऑफ मैटर देखा जाता है। ठीक है, और वो भी कौन से बिहेवियर ऑफ मैटर होंगे? जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होंगे उनका बिहेवियर देखा जाएगा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल साइंस है, थ्योरेटिकल है, बहुत हद तक हाइपोथेटिकल भी है। ठीक है, होता है। जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं या मशीन वर्क कर रहे होते हैं या किसी लैब में कर रहे होते हैं तो होता है, हम जैसा जैसा सोचा गया उससे एग्जैक्टली 90% 99% वैसे ही चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें क्या हैं? थ्योरेटिकल हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, वो हम आँखों से नहीं देख सकते बस। तो बेसिकली ये डील कर रही है विद मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। तो ये डील क्या कर रही होती है? डील्स विथ मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो बाकी कहानी आप लिख सकते हैं, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं, कोई पूछेगा भी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? पहला कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील कर रही है। दूसरा, डुअल बिहेवियर ऑफ पार्टिकल हम देखेंगे या डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर देखेंगे। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर देखेंगे, ब्रांच ऑफ साइंस जो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पे काम करती है। अब थर्ड चीज़ हमको यहाँ देखनी है, तो मतलब इसमें डुअल बिहेवियर का मतलब समझ रहे हैं ना आप, कि मैटर के पास ऑब्जर्वेबल मतलब देखने लायक उसका वेव नेचर भी हो, हम ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाँ वेव नेचर भी शो कर रहा है, मैटर नेचर भी शो कर रहा है, मैटर की तरह भी, पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रहा है और वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो मैटर कैन शो, या इसको कर लेते हैं मैटर, इसको लिख सकते हैं मैटर हैज ऑब्जर्वेबल वेव एंड पार्टिकल नेचर। मैटर जो हमने भी लिया है उसके पास वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होना चाहिए, वो हमको दिख भी रहा हो। ठीक है, ऐसा। तो वार्नर हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर थे, दो लोग थे, उन्होंने इसका 1926 में क्या किया? इस पे डिस्कस किया। ठीक है, उन्होंने इसका मतलब डिस्कवर किया, एक तरह से इस थ्योरी का डिस्कवर किया। फिर क्या है, जो फंडामेंटल इक्वेशन थी क्वांटम मैकेनिकल की, वो श्रोडिंगर ने दी थी। कब दी थी? 1933 में। ठीक है, उसकी वजह से नोबेल प्राइज में दी है, नोबेल प्राइज मिला था श्रोडिंगर को। ठीक है, तो जो फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्यूएम लिखेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, वो
फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो दिया था वो डेवलप्ड बाय श्रोडिंगर। ठीक है, श्रोडिंगर थे, बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे। ये सारी चीज़ें हाइपोथेटिकल बता के चले गए। जो मतलब ये थ्योरी ऐसी ना वो हमें एक्चुअल दिख नहीं रही, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जो चीज़ें एक्चुअल दिख रही हैं, जैसे फिजिक्स में देख रही हैं गाड़ी चल रही है, पुली घूम रही है, कोई चीज़ फिक्स है, अर्थ घूम रही, अर्थ फिर भी हम इमेजिन कर सकते हैं, सन हम फिर भी इमेजिन कर सकते हैं, ये इमेजिन करना ज़रूर बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, फिजिशियन थे, कौन थे? श्रोडिंगर। तो हमको वो इक्वेशन नहीं सॉल्व करनी है, केवल हमको इसका थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना है, और फिर जो ऑर्बिटल और जो ऑर्बिट्स की बात होगी उनके न्यूमेरिकल थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो इक्वेशन थी वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की रिस्पेक्ट में दी गई थी। कैसी थी? एच साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में दी गई थी एच साई और ई साई। ठीक है, एच क्या था? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर था। साई क्या था? वेव इक्वेशन थी। तो अब जो है, जो हमको समझना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो हमको ई, एच और ई के बारे में चीज़ें समझनी है। तो अभी तक जो चीज़ें हैं, देखिए सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। वेव फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग वेव फंक्शन क्या है, वो सारी चीज़ें होंगी। अभी केवल ये इतना लिख लीजिए, उसके बाद 2 मिनट का टाइम देते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अभी जो है आज का जो टर्न है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का, जो केवल समझाने में जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्न पे इसको पूरा सिस्टमेटिक वे से लिखवा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद शेप्स और एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल की बात करेंगे, फिर ऑफ बो प्रिंसिपल है, फिर हून्स रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके बाद ये ऑलमोस्ट 3 क्लास का बचा है, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 3 या 4 हो सकती है, फिर ये फिनिश हो जाएगा क्लास। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा काम आएगा आपके लिए। होप सो लिख गया होगा। इसको रब करते हैं, फिर पूरी कहानी 5 मिनट में, 10 मिनट में, जो भी लगेगा समझाएंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम उसको हम पूरा लिख देंगे। तो पहले हमको ये बात करनी है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिट पे है। जैसे ये होता ना, ये हमारा न्यूक्लियस है, फिर इसके बाद हम के, एल, एम ऐसे ऑर्बिट्स के नाम दे रखते हैं। ठीक है, तो जब के, एल, एम हम ऑर्बिट के नाम दे रखते हैं, तो इसमें होता है एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस कहाँ है, कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंस है। अगर n इज इक्वल टू 1 है तो इसको k मान लिया जाएगा, n इज इक्वल टू 2 है तो इसको l शेल मान लिया जाएगा, n इज इक्वल टू 3 है तो इसको m शेल मान लिया जाएगा। ठीक है, ये हो गई शेल्स की बात, कि हमारा इलेक्ट्रॉन है कहाँ एग्जैक्टली, कौन सी शेल में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में। ठीक है, ये समझ ली। इसके बाद एक आता है टर्म एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो L से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो क्या बता रहा होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता रहा होता है। वो सब्सिडरी क्वांटम नंबर होता है, मतलब कि ये 3 डायमेंशन शेप होगा जो ऑर्बिटल का। अब मैंने क्या बताया कि जो एटम होता है वो 2D में हम ऐसे बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो 3D स्पेस होता है। मतलब ये पूरा
ऐसे 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 ऐसे, ये शेल है, फर्स्ट शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और ये पूरे एटम को ऐसे स्फेयर की, मतलब जैसे बलून के अंदर, बलून आजकल आने लगे हैं, देखे होंगे, छोटा सा बलून होता है और एक बड़ा सा बलून होता है। तो अब ये समझ लो कि जो बड़ा सा बलून है उसके सेंटर पे वो है छोटा बलून। ठीक है, वो छोटा बलून क्या है, एटम है, सॉरी एटम का न्यूक्लियस है। और जो बाहर जो पेरीफेरी वाला जो बड़ा बलून है वो एज पूरे में जैसे घिरा हुआ है ना, तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। उस पूरे एटम के न्यूक्लियस के बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, चारों तरफ है। ठीक है, तो वो 3D मॉडल में, तो जो एल एजीमुथम क्वांटम नंबर है ना, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमेशा 0 और n-1 के बीच में रहेगा, वो क्या बताएगा, वो 3D रिप्रेजेंटेशन बता रहा होगा। ठीक है, 3D डायमेंशन शेप ऑफ ऑर्बिटल बताएगा, वो 3D शेप बताएगा कि एक्चुअल में है कैसा। ठीक है, फिर आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा, जैसे अगर के शेल में है, ठीक है, तो के शेल में है, तो के शेल मतलब एल की अगर n 1 है तो एल की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि हम तो या तो 0 ले सकते हैं या फिर n-1 ले सकते हैं, मतलब इनके बीच में ले सकते हैं। तो हमारा s ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल होगा। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, हमने बताया था 2n² हो सकते हैं। जब n की वैल्यू ही 1 है तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर n की वैल्यू 2 ले ली, l ले ली, तो l हमारा ये जो स्मॉल l है वो क्या होगा, वो हो सकता है 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। अब जब स्मॉल l अजीमुथल क्वांटम नंबर 0 और 1 हो सकता है, तो हमारे पास एक s शेल होगी और एक p ऑर्बिटल होगा, s ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा। ये k ऑर्बिट, ये जो k क्या है, ऑर्बिट है या शेल है, k शेल में क्या होगा, केवल s ऑर्बिटल होगा। l में कितने होंगे, s और p दोनों होंगे। ठीक है, तो अब समझना कि एटम जो है ना, ऐसा अगर हम फर्स्ट वाले को छोड़ दें, 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम दिखाना चाहें तो एक लाइन से ऐसे दिखा दें, तो ये फर्स्ट ऑर्बिटर में इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ऑर्बिट में जाएंगे, ये जो शेल है सेकेंड शेल में जाएंगे, तो हमें पहले तो ऐसे दिखेंगे, एस ऑर्बिटल की तरह दिखेंगे, फिर उसके बाद हमको डंबल शेप में भी इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, तो पी एक्स डायरेक्शन में, कुछ पी वाई डायरेक्शन में दिखेंगे और कुछ पी जेड डायरेक्शन में दिखेंगे। तो अब इसमें तो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आएगा जब तक शेप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब m की बात करेंगे, अगर m में है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे s p d आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, तो फिर क्या होगा, तो हमको बस ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाएंगे, शेल में कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, और शेल में कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन में होंगे, एस पे होंगे, पी पे होंगे, डी पे होंगे, एफ पे होंगे, कहाँ कहाँ होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो किस तरह भरे जाएंगे, किस ऑर्बिट पे, किस ऑर्बिटल में कैसे भरे जाएंगे। ऑर्बिट मतलब शेल, ऑर्बिटल मतलब एसपीडी जो हैं, ये दो 3D टर्म है, मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे। तो एस जो होगा तो हमेशा स्फेरिकल होगा, पी जो होगा डंबल शेप में होगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो मिड में नहीं होंगे, कहाँ होंगे, जहाँ उनका डंबल का बल्कीनेस होगा। डंबल का बल्कीनेस कहाँ है, यहाँ है, मतलब डंबल ऐसा होता है, तो पी है, और पी एक पी में है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पाए की मिलने की संभावना होगी, या फिर अगर तीनों पी में है तो ऐसा, ये पी एक्स है, ये पी वाई है और पी जेड भी बनाएगा, तो यहाँ पे भी मिलने की संभावना हो सकती है। ठीक है, तो ये ऐसे शो करेगा, और डी तो और ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो अब एक और टर्म आ जाता है इसके बाद, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो ओरिएंटेशन है ऑर्बिटल्स का वो कैसा होगा, मतलब ऑर्बिटल्स में कैसे रखे होंगे, एक्सिस कैसी होगी, पी एक्स होगा, पी वाई होगा, पी जेड होगा, ये
जो वहाँ बताई वो चीज़, ठीक है। उसके बाद होगा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताएगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दूसरा उसका साथ वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा सेम ऑर्बिटल में अगर है तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, ठीक है। तो ये है शॉर्ट स्टोरी जो हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में समझेंगे कि हम जो ये है ना 2D मॉडल से 3D मॉडल को समझना चाहते हैं, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अब नेक्स्ट टर्न पे जो हम पढ़ेंगे थ्योरी, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का। हो सकता है इसमें 2 या 3 टर्न लग जाएं, क्योंकि थ्योरी समझाते टाइम उसमें हर चीज़ बतानी होगी। वेव क्या है, वेव फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेव फंक्शन क्या है, तो वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। साई मॉड साई क्या है, तो वो सारी चीज़ें समझेंगे तभी आप ये पूरी चीज़ समझ पाते। जिनको देखिए जो हम लिखवाएंगे वो क्या होगा, केवल बोर्ड के पर्पज़ से लिखवाएंगे, और जो बाकी थ्योरी होगी ना, जो एक्स्ट्रा में होगा नोट करके या वैसे, वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वो बोर्ड से लेकर टीजीटी पीजीटी जो भी आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसके लिए जॉब ओरिएंटेड हैं या फिर टीचिंग पर्पज़ से हैं, तो उसमें सब में इम्पोर्टेंट है। तो आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग क्या करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का थ्योरी लिखेंगे, हर चीज़ लिखते, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, तो ये काम करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है आई थिंक थोड़ा सा मैप बन गया होगा, ब्लूप्रिंट दिमाग में बन गया होगा कि क्या होगा नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट बाकायदा बनी हुई हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। 11th की, 12th की और जीएस की क्लासेस भी चल रही हैं, यूपीएससी रेलवे की, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों की। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस बढ़ेंगी जैसे जैसे चैनल अपना पूरा पीक पॉइंट पर पहुंचेगा, वैसे वैसे नंबर ऑफ़ क्लासेस बहुत बढ़ेंगी। तो अभी जो 11th-12th का चल रहा है वो प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत सिस्टमेटिक वे में है, और ऐसा कुछ नहीं है कि एनसीईआरटी में कुछ छोड़ा गया हो, ठीक है। जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके पर्पज़ से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं आप एग्ज़ाम कैसे हो रहे हैं। एग्ज़ाम जैसे हो रहे हैं कहीं से भी कुछ भी पूछ ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी। तो जब एग्ज़ाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ ले रहे हैं तो हम लोग कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हर चीज़ पढ़ेंगे, और जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सजेस्ट कीजिएगा आपको अगर कुछ नया पढ़ना है तो उसके लिए, या फिर कोई नया इम्प्रूवमेंट चाहते हो आप इस चैनल में, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।